दिल्ली पर अधिकार की लड़ाई और संसद में विरोध हाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका। मैं हूं कायनात अंसारी। दिल्ली सेवा बिल लोकसभा में आज पेश हो गया है। अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग से जुड़े इस बिल को केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने गृह मंत्री अमित शाह की ओर से सदन में पेश किया। जैसे ही बिल पेश हुआ, सदन में हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष ने बिल का जमकर विरोध किया और इसे संविधान का उल्लंघन और संविधान के खिलाफ बताया। बुधवार को बिल पर चर्चा होनी है, लेकिन इस बिल के जरिए संसद में अब आपकी परीक्षा तो इंडिया की अग्नि परीक्षा होनी है। ये उचित नहीं है। से जुड़े अधिकार पर लंबे कानूनी लड़ाई लड़ने वाली आम आदमी पार्टी को अब संसद का सामना है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के हक में फैसला जरूर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने वाला अध्यादेश लाकर केंद्र ने एक बार फिर दिल्ली पर क्षेत्र अधिकार की लड़ाई को हवा दे दी। अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर का जो अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दिल्ली सरकार को दिया था, अध्यादेश लाकर केंद्र सरकार ने वो अधिकार वापस उपराज्यपाल को दे दिया। हालांकि 19 मई को केंद्र ने जो अध्यादेश लाया था, उसकी तुलना में अब बिल में कुछ जरूरी बदलाव भी किए गए हैं। केंद्र सरकार ने बिल लाने से पहले सेक्शन 3A और 45D में अहम बदलाव किए हैं। धारा 3A जो अध्यादेश का हिस्सा थी, उसे प्रस्तावित विधेयक से पूरी तरह से हटा दिया गया है। प्रस्तावित विधेयक के तहत अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण गठित होगा, जिसमें 3 सदस्य होंगे। पहला दिल्ली के मुख्यमंत्री, दूसरा दिल्ली के मुख्य सचिव, तीसरा दिल्ली के गृह प्रधान सचिव। प्राधिकरण का अध्यक्ष मुख्यमंत्री को बनाया जाएगा। प्राधिकरण दानिक्स और ग्रुप ए के अधिकारियों के ट्रांसफर और नियुक्ति के सभी फैसले लेगा, लेकिन फैसले पर अमल उपराज्यपाल की हामी के बाद ही होगा। कोई फैसला उपराज्यपाल को सही नहीं लगता है तो वो उसे बदलने या ठीक करने के लिए प्राधिकरण को लौटा सकते हैं। फिर भी अगर सहमति नहीं बनती तो आखिरी फैसला उपराज्यपाल का ही होगा, उन्हें ही फैसला लेना होगा। इसमें मुख्यमंत्री की कोई भूमिका नहीं होगी। बिल को लेकर हो रहे विरोध पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये विरोध राजनीतिक है, संवैधानिक अधिकार नहीं है। गृह मंत्री ने कहा कि सदन को कानून बनाने का अधिकार है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ही कहा है कि अगर केंद्र सरकार को लगता है तो वो कानून बना सकती है। वहीं विपक्ष ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार संविधान को कमजोर कर रही है, दिल्ली सरकार के अधिकारों को कम करने का प्रयास है और बिल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। AIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिल का विरोध किया। लोकसभा में बिल के पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क दिए गए, पहले वो आपको सुनवाते हैं, इसके बाद करेंगे सवालों पर चर्चा। संघ राज्य क्षेत्र या किसी भी भाग के लिए किसी भी विषय के संबंध में इस संविधान के अधीन विधि बनाने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं हो सकता। इसका मतलब है हमारे संविधान ने इस सदन को संपूर्ण सत्ता दी है कि दिल्ली राज्य के लिए किसी भी कानून को लेकर आने की। ये विधायक निर्वाचित दिल्ली विधानसभा से सेवाओं से संबंधित मामलों को कानून बनाने की शक्ति को वापस ले लेता है। आर्टिकल 123 का वायलेशन है। एक सिंपल बिल से आप संविधान को अमेंड नहीं कर सकते। तीसरा, ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। चौथा ये है कि सर, सुप्रीम कोर्ट का 4 जुलाई 2018 का 5 जजेस का जजमेंट है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि ये इस हाउस को लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है, इसलिए मैं इस बिल की मुखालिफत कर रहा हूं। अब जबकि हमारे लीडर ऑपोजिशन ने अलाउ कर दिया बगैर प्रधानमंत्री के, मेरी आपसे गुजारिश है सर, मैं डिवीजन पूछूंगा, आप डिवीजन कराइए। तो बिल के पक्ष में और विपक्ष में दोनों ही तरफ से जो है तर्क दिए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संसद के सदन के पास जो है वो अधिकार है कानून बनाने का। तो दूसरी तरफ जो विपक्ष के नेता थे अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के नेता, दूसरी तरफ AIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी इस बिल को लेकर अपना विरोध दर्ज करवाया और कहा कि संघीय ढांचे की भावना के विरुद्ध है ये बिल और इसे खारिज होना चाहिए। चलिए सबसे पहले सवालों पर नजर डाल लेते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। क्या है दिल्ली सेवा बिल का मकसद?
केंद्र या राज्य सरकार, दिल्ली पर किसका ज्यादा अधिकार? दिल्ली सेवा बिल पर घमासान, इंडिया का बड़ा इम्तिहान। क्या राज्यसभा से पास हो पाएगा दिल्ली सेवा बिल? क्योंकि अगर नंबर गेम की बात करें तो यहां पर बड़ा उलटफेर हो सकता है। जनता चुनती है सरकार, फिर उपराज्यपाल को क्यों अधिक अधिकार? क्या है दिल्ली सेवा बिल का मकसद? अपने अपने पक्ष में सभी यहां पर तर्क दे रहे हैं, लेकिन इस बिल को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? क्या वाकई में दिल्ली सरकार को, केजरीवाल सरकार को कमजोर करने का जो एक मंसूबा है वो इस बिल के जरिए बनाया जा रहा है? क्या ये आरोप विपक्ष का आप सही मानते हैं? आपकी जो भी राय हो, जो भी आप इस पर सोचते हैं, हम तक अपनी सोच, अपना विचार पहुंचा सकते हैं। तो नंबर आपके सामने हम दिखा देते हैं। नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और अपनी कीमती राय हम तक पहुंचा सकते हैं। दिल्ली में सर्विस बिल को लेकर जो घमासान मचा है और अब बात जो है कानून की चौखट से लेकर संसद तक पहुंच चुकी है। अब संसद में ये बिल जो है कानून का रूप लेगा या नहीं, अपने आप में ये बड़ा सवाल हो जाता है। दूसरा, इस बिल की संवैधानिकता को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार आम आदमी पार्टी यही आरोप लगाती रही है कि ये असंवैधानिक तरीके से लाया गया बिल है और केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को कमजोर करना चाहती है। अब विपक्ष के जो दल है महागठबंधन, उनका सहयोग भी आम आदमी पार्टी को मिल गया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या जो विपक्षी दल हैं वो इस बिल के विरोध में वोट करेंगे या फिर समर्थन में वोट करेंगे? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अनिल गोयल बीजेपी के नेता और राकेश सिंह यादव कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राकेश सिंह यादव, राकेश जी आपसे ये सवाल करना चाहूंगी। आज गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल के पक्ष में कहा कि सदन के पास संवैधानिक अधिकार है कानून बनाने का और विरोध अगर हो रहा है तो वो सिर्फ राजनीतिक विरोध है, क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली की सरकार को अगर स्वतंत्रता नहीं देना है और दिल्ली के विकास को सिर्फ केंद्र के अधीन रखना है तो उसकी ये रणनीति बनाई गई है। अगर दिल्ली को स्वतः प्रदेश का दर्जा दे दिया जाता है तो भाजपा को सबसे बड़ा नुकसान है। वो बीजेपी शुरू से इस बात का विरोध करते आई। अगर आपने वहां सत्ता हासिल नहीं की, आप वहां सत्ता हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि जो चुनी हुई सरकार है उसके अधिकारों को रोकने के लिए, उनके अधिकार क्षेत्र का हरण करने के लिए इस तरह के बिल लेके आए। और इस तरह के बिल का क्या उद्देश्य हो सकता है? केंद्र सरकार अपनी नीतियों के तहत प्रत्येक राज्य को सहायता देती है, उसके नियम कायदे बने हुए हैं, तो दिल्ली के लिए अतिरिक्त रूप से इस तरह का संविधान लाना या कानून बनाना क्यों आवश्यक है, इस पर चर्चा होना चाहिए। लेकिन बिना चर्चा के सीधे विधेयक पास करना, कानून लागू करना, इसका साफ मतलब है कि सरकार नहीं चाहती। केंद्र का तो तर्क है ना कि केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और अगर कोई भी यहाँ पर चूक हो जाती है प्रशासनिक नियुक्तियों में तो उसका असर सिर्फ दिल्ली पर नहीं पड़ेगा बल्कि पूरे देश पर पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर जरूरी है कि केंद्र की देखरेख में सारी चीजें सरकार के पास है। पुलिस प्रशासन जो है वो शुरू से केंद्र के अधीन है, आज भी केंद्र के अधीन है, उसमें तो कोई व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ है। तो फिर क्या वजह आ रही है कि ये संवैधानिक व्यवस्थाओं को परिवर्तित करने की बात की जा रही है? इसका मतलब कि जो विकास के कार्य होते हैं, जो जनहित के कार्य होते हैं, वो भी उस सरकार से छीन लिए जाएं। जो भी कायम सरकार है वो अब नहीं कर सकती है सीधे, उसको अब केंद्र से अनुमति लेना है, उसको राज्यपाल से अनुमति लेना है, फिर उनके एजेंडों को अटकाया जाएगा। सवाल यह है कि जनता क्यों वोट देती है अपना मुख्यमंत्री चुनने, अपना विधायक चुनने, अपना जनप्रतिनिधि चुनने के लिए? वो उनसे काम की उम्मीद करते हैं। उनके ऊपर आप राज्यपाल की एक तलवार लटका देते हैं, तो फिर राज्यपाल शासन लागू कर दीजिए, दिल्ली में चुनाव बंद कर दीजिए। आवश्यकता ही नहीं है, जैसे जम्मू कश्मीर में नहीं हो रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, ऐसे दिल्ली में भी चुनाव की आवश्यकता नहीं है। इतना समय क्यों खराब कर रहे हैं? लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद होते हैं, नेता दिन भर संघर्ष करते हैं, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, काम करा नहीं सकते। कांग्रेस के ही नेता संदीप दीक्षित का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि इस बिल को पास हो जाना चाहिए, ये बिल जो है वो ठीक है और अगर यहाँ विपक्ष मांग ही करता है तो उसे दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग करनी चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश रहता है दिल्ली, तो ये जो व्यवस्था की जा रही है ये अपने आप में सही है और वो इसका विरोध नहीं करते हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, उनका अभिमत हो सकता है, लेकिन जो एजेंडा है, जो कांग्रेस का एजेंडा, अन्य दलों का एजेंडा, वो साफ तौर पे है कि कोई भी चुनी हुई सरकार है उसको अगर आज केंद्र में स्थापित मोदी सरकार विभिन्न तरीकों से रोकने की कोशिश करती है, विभिन्न तरह के संवैधानिक बिल बनाकर
विकास को रोकने की कोशिश करती है, नेताओं को प्रभावित करने की कोशिश करती है, तो ये गलत है। और ये जनहित के आधार पर फैसला होना चाहिए, जनता के आधार पर फैसला होना चाहिए, ना किसी संवैधानिक परंपराओं का उदाहरण देकर, उनकी आड़ लेकर इस तरह से राजनीतिक हरण करना चाहिए। तो आप मान रहे हैं कि इस बिल के माध्यम से दिल्ली सरकार को दबाने का प्रयास केंद्र कर रहा है और ये पूरी तरीके से इस बिल के माध्यम से लोकतंत्र को दबाने का प्रयास हो रहा है। दिल्ली सरकार का विषय नहीं है। आज कोई भी चुनी हुई सरकार होती और आप लोकतंत्र की प्रक्रियाओं का पालन नहीं करना चाहते हैं तो आप राज्यपाल को शक्तियां दे देते हैं। राज्यपाल का क्या उद्देश्य होता है, क्या उपयोग होता है हमारे संविधान में, ये सब जानते हैं। मध्य प्रदेश में भी राज्यपाल हैं, यूपी में राज्यपाल हैं, तो उनका कितना हस्तक्षेप सरकार में नहीं है। तो फिर दिल्ली अगर अनिल जी जवाब दीजिए, लोकतंत्र को दबाने कुचलने का आरोप यहाँ पर किया जा रहा है। इस प्रकार से अगर संसद ही तमाम तरह के अपने तरीके से कानून बनाते रहेगी तो फिर सरकारों का क्या रोल रह जाता है, खासतौर पर केंद्र शासित अगर कोई प्रदेश है तो फिर जैसा अभी राकेश सिंह जी ने कहा कि चुनाव ही बंद करवा देने चाहिए, राज्यपाल ही चला ले वहां का शासन। कहना की सही बात है कि राकेश जी के मन में कुछ और है, कह कुछ और रहे। आज उनकी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने सही मायनों में ये बिल पास होना चाहिए, ये उनकी पूरी सबकी एक मत राय। चाहे वहां का प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे अजय माकन जी हो, चाहे दीक्षित जी हो, पूरी कांग्रेस ये चाहती थी कि इस बिल को पास होने देना चाहिए। क्यों चाहती थी? क्योंकि केजरीवाल अराजकता फैलाता है। कौन सी अराजकता फैलाई? ठीक है, अराजकता का आप आरोप लगा रहे हैं, अराजकता बताइए। जब वो गणतंत्र दिवस पर भी धरना देने की बात करते हैं, वो कोई भी कानून के अनुसार चलना नहीं चाहते, हर चीज को कानून पर ताक पर अनिल जी आप कह रहे हैं कि कानून के हिसाब से नहीं चलना चाहते, लेकिन अपने अधिकार के लिए वो खुद सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट उनके फेवर में फैसला देता है और जब फेवर में फैसला आ जाता है तब यहाँ पर अध्यादेश लेकर आ जाती है 1 हफ्ते के अंदर अंदर केंद्र सरकार। बताइए कौन यहाँ पर कानून के हिसाब से नहीं चल रहा? कायनाथ जी इन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट का, कांग्रेस से सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदला था और लोकसभा में बिल को लेकर के आए थे। तब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदला, तब इनको ये दिखाई नहीं दे रहा था। नहीं, मैं तो इसलिए किस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदला कांग्रेस ने, ये बताइए। और अगर बदला तो क्या बीजेपी की तुलना आप अब कांग्रेस से करने लग गए हैं? जो कांग्रेस करती आई है क्या बीजेपी भी अब वही करेगी? तो फिर कांग्रेस और बीजेपी में क्या फर्क रह जाता है? मैं सामान्य केस की बात कह रहा हूँ, आपको केस की बात कर रहा है। दूसरी बात क्या है कि ये जो बात कहना है इसका मतलब संसद का अधिकार है, मामला था, ये जनहित का मामला है, अधिकार है। दोनों मामले और जब संसद का अधिकार है आप धर्म की बात कर रहे हैं या जनता के हितों की बात हो रही है या लोकतंत्र की बात हो रही है, आप चावल प्रकरण की बात कर रहे हैं, आप कैसे आर्थिक बात कर रहे हैं, आप देश की बात कर रहे हैं, प्रदेश की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, आप जनता को बरगला रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस ने ऐसा किया था, कांग्रेस ने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया है जो देश हित में ना हो, प्रदेश हित में ना हो, दिल्ली की जनता के हित में ना हो। दिल्ली का जो विकास है वो कांग्रेस की वजह से, चाहने के लिए भारतीय जनता पार्टी की वजह से नहीं है। ऐसे गठबंधन करें जो इनको हमेशा भ्रष्टाचारी कहकर सत्ता में आए, जो इनके केजरीवाल कांग्रेस के सभी नेताओं पर भ्रष्टाचार को आरोप लगा करके। ठीक है अनिल जी, राकेश जी बीच में रोकना चाहूंगी, कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, अनिल जी बीच में रोकना चाहूंगी, कुछ दर्शक जुड़े हैं वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं। प्रेम चेन्नई से और रणवीर सिंह जी रोहतक से जुड़े हैं। प्रेम स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। नमस्कार मैम जी नमस्ते मैम। अब ये पूरे भारतवर्ष में सर्वविदित होते जा रहा है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। बीजेपी वालों ने मोदी जी को चढ़ा के ऐसा कर दिया कि अगर वो कोई गलत काम नहीं करना चाहे तो भी वो करवा रहे हैं। आज देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राम मंदिर बना और उस समय भी ये अध्यादेश ले आते, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर उल्टा आता, तो कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आया उसको ये अध्यादेश से पलट देंगे। इसका मतलब है इनकी मेजॉरिटी है, ये कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो अच्छा है चाहे खराब है। मैं बोलता हूँ कि देश में खाली क्या यही 4 आदमी सरकार चलाएंगे? अरे किसी गवर्नमेंट को किसी प्रदेश में चलाने दीजिए। आज राजस्थान में देखिए क्या हल्ला इन्होंने मचा रखा है, बंगाल के लिए पीछे पड़े हुए हैं। इनकी मकसद क्या है? कहने का मतलब ये है कि अकेले ये अगर ये चाहते हैं तो पूरे भारतवर्ष में इलेक्शन ही न कराए।
क्योंकि इनकी जोर है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कर सकते हैं। आज देखिए, अगर वो पुणे में जाके अगर कोई अलंकार लगवाना चाहते हैं पीएम साहब, उनको क्या लेना देना है भारतवर्ष से? उनको शिलान्यास उद्घाटन करना है, उनको अपना नाम कमाना है। अरे कितने पत्थर लगा दिए, जो कि ब्रिज खलीफा जो है सबसे बड़ी बिल्डिंग, उसमें जो फोटो लगाई, इतने पत्थर उसी में लग जाएंगे तो भी इतनी बड़ी बिल्डिंग भारतवर्ष में बन जाएगी। मोदी जी ने इतने पत्थर लगवा दिए अपने शिलान्यास और उद्घाटन में। ये कोई मतलब से भारतवर्ष नहीं चलता है, हर चीज में टांग अड़ाना। दिल्ली की अगर एक चल रही है तो चलने देते, उसको क्या फर्क पड़ता है इनको? और देशों में तो राज कर रहे हैं, धीरे धीरे देश इनके संभल रहा था तो संभाल लेते। ये क्यों ये सब करवा रहे हैं, समझ में ये नहीं पड़ती है। आज देखिए, सब चीज को बस में करके रखा है, लोगों के समझ में ये आने लग गई कि इन्होंने डंडे के जोर से कर रखा है, चाहे वो ईडी है, चाहे आईटी है, या किसी को हटाना है, मीडिया तक को लोग बात कर रहे हैं। ठीक है प्रेम, हम समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर दबाव जो है वो बनाए रखने की कोशिश एक प्रकार से हो रही है। क्या वाकई में ऐसा किया जा रहा है? इसका सवाल का जवाब हम जरूर लेंगे। रणवीर भी जुड़े हैं रोहतक से। रणवीर, स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। कायनात जी नमस्कार। जी नमस्ते। कायनात जी, जो जनता वोट देती है ये उन जनता का भी अपमान है, और जो चुनी हुई सरकार है वो कोई काम करे, तरक्की करे, इनको हजम नहीं होता। किसी भी स्टेट में देख लीजिए, जहाँ भी इनसे एंटी सरकार है वहाँ पर गवर्नर को ऐसे बैठा दिया जैसे कोई तानाशाह बैठा दिया हो, और इनका अहंकार ही इनको लेकर डूब चुका है। क्योंकि अभी 24 में मोदी जी के पसीने आए हुए हैं। कायनात जी, आप विकास देख लीजिए। गोयल साहब, आप बड़े भाई मेरे, मैंने आपको सारी स्टेटमेंट दी थी अपने गांव की। आज तक मेरे गांव में पीने का पानी छठे दिन मिलता है, और आपने ये मेवात में क्या करा दिया? एक सौंप मोनू मानेसर को आप रोक नहीं सकते थे, आपकी सीआईडी फैल है। जी, हत्यारे को आपने, जिस पर क्रम हत्या के केस है, उसको आप राजस्थान पुलिस को गिरफ्तार भी नहीं करने देते। ये कौन सी सेना बना दी आप लोगों ने? ठीक है रणवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। जिस घटना का आपने यहाँ पर जिक्र किया है, अनिल गोयल जी, आप बेहतर समझ पा रहे होंगे किस घटना को लेकर बात कर रहे हैं। हरियाणा के मेवात के नूह की बात की है, डबल इंजन सरकार, लेकिन फिर भी ये हाल हुआ है। अब दिल्ली को लेकर यहाँ पर सरकार ये तर्क दे रही है कि अगर कोई भी चूक हो जाती है, गड़बड़ी हो जाती है, तो उसका असर यहाँ पर पूरे देश पर दिखाई देगा, सिर्फ दिल्ली का सवाल नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो अधिकार संघीय ढांचे के तहत दिल्ली सरकार को मिला है, दिल्ली सरकार सिर्फ उसकी बात कर रही है। और जिस तरीके से ये बिल लाया गया, अध्यादेश को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई, उसके बावजूद जो है ये तमाम चीजें यहाँ पर हो रही हैं। घटनाक्रम इतनी तेजी से घट रहा है कि समझ से परे हो जाती हैं चीजें। कायनात जी, सही बात ये है कि अगर हम ये यमुना नदी की सफाई की बात केजरीवाल जी कर रहे थे कि हर साल में डुबकी लगाऊंगा, यमुना नदी साफ नहीं हुई तो फिर एलजी को ये काम अपने हाथ में लेना पड़ा। दिल्ली के अंदर सारी सड़कें जर्जर बनी पड़ी है, सारी व्यवस्था खराब हुई पड़ी है। ये निश्चित तौर पर कोई व्यवस्था ठीक करने का मतलब नहीं है, ये दिल्ली को गर्त में स्लम बना रहे हैं। और उसको रोकने के लिए अगर हमारी सरकार कोई काम कर रही है तो ये करने देना नहीं चाह रहे हैं। दिल्ली इतनी प्रदूषित नगरी हो गई है कि दिल्ली में रहना भी मुश्किल हो रहा है। दिल्ली को इन्होंने जिस हिसाब से हालत खराब कर दी है, वजह तो यही है, शुरू से यहाँ पर क्षेत्र अधिकार को लेकर आपस में जंग छिड़ी हुई है। यहाँ पर एक कोई दूसरे की सुनने को तैयार नहीं है। कोऑर्डिनेशन की कमी शुरुआत से देखी जा रही है। यहाँ पर अगर दिल्ली सरकार कुछ करना चाहती है तो केंद्र उसे रोक देती है, केंद्र कुछ करना चाहता है तो आप कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार नहीं करने देती है। आखिर दिल्ली के साथ वो क्या रहेंगे? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अभी बड़ा स्पष्ट तौर से मेरे राकेश सिंह यादव जी यहाँ बैठे हुए हैं। जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, दोनों सरकारों ने मिलकर के दिल्ली का विकास किया। जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, तो भी दोनों सरकारों में कहीं भी टकराहट नहीं हुआ। यानी दोनों ने दोनों के अधिकार क्षेत्रों का पता था, दोनों ने दोनों के अधिकार क्षेत्रों को माना। इसको कहते हैं समझदार पक्ष। क्यों आ रही है अनिल जी? आप वही बात बता, आप क्या कायनात जी वही बताना चाह रहा हूँ। इसी को कहते हैं समझदार पक्ष और समझदार विपक्ष। हमारी और बीजेपी, कांग्रेस की और बीजेपी की जब सरकारें रही हैं, चाहे केंद्र में रही हो चाहे दिल्ली में रही हो, कोई झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन जब से केजरीवाल सरकार आए हैं, इन्होंने केजरीवाल ने किसी नियम कानून को नहीं माना है कि अगर जनादेश से नहीं आएंगे तो अध्यादेश लाएंगे, इस तरह से ऐसा नहीं है। जनादेश अध्यादेश की बात नहीं है जी। सही मायनों में इन्होंने कांग्रेस को गाली देकर, पूरी कांग्रेस को भ्रष्ट बता करके चुनाव लड़ा।
और कांग्रेस ने फिर मजबूरी में उनका समर्थन करा। अब पूरी भ्रष्ट बना करके भी समर्थन, आज वही मजबूरी इनको है कि जो इनको भ्रष्टाचारी कहते हैं उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं। ये इनकी मजबूरी है। जननी तो बीजेपी भी कहती है कांग्रेस को, लेकिन अभी आप यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की तारीफ कर रहे थे। बीजेपी और कांग्रेस के बीच बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन था। ठीक है, जल्दी से राकेश जी। चलिए राकेश जी आऊंगी मैं, ठीक है वैद जी आऊंगी, अनिल जी आपके पास आऊंगी। एक दर्शक है नागेंद्र नेगी, हिमाचल के मंडी से जुड़े हैं। स्वागत है आपका नेगी जी, रखें अपनी बात। कायनाथ जी नमस्कार, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। मैडम, संविधान पीठ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 8 दिन में अपने अहंकार के चलते जो है बर्बरता से जिस तरह से पलट दिया, ये मतलब क्या दिखाना चाहते हैं? मतलब डबल इंजन की सरकार में इंजन किसी का भी हो, ड्राइवर अपना बिठाना, यही आपने एमपी में किया, महाराष्ट्र में किया, गोवा, नॉर्थ ईस्ट, J&K, दिल्ली, अब हिमाचल प्रदेश में भी ऑपरेशन लोटस की जो चर्चा चल रही है आपकी, तो ये मैडम जी किसी भी तरह से, ये तो ठीक कहा आपने कि जनादेश पर अध्यादेश जो भारी होता जा रहा है। ये तो चेस और लूडो और सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है और ये चीज बहुत भारी पड़ेगी। मनोवैज्ञानिक दबाव जो आप बना रहे हैं, ये खेल कहीं आपके लिए खेल आना बन जाए, क्योंकि गांव-गांव में टीवी है, गांव-गांव में इंटरनेट है, लोग समझ रहे हैं इस बात को। ऐसा नहीं है, ये 65% युवा भारत जो है आपकी हर हरकत को देख रहा है। एक अकेला सब पर भारी है, क्योंकि हर दफ्तर के बाहर लिखा है ये दफ्तर सरकारी है, वो चाहे ईसी की बात हो या इलेक्शन कमीशन की, ईडी की, सीबीआई की, हर संस्था। ठीक है नेगी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय मेरे पास बहुत कम रह गया है। जो भी आपने यहाँ पर बात रखी हम समझ गए हैं कि उसका भावार्थ क्या है। जल्दी से मैं चाहूंगी या राकेश जी अपनी बात आप यहाँ पर रखें, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी तरफ से। क्या लगता है कि ये जो बिल है क्या एक्ट का रूप ले पाएगा? नंबर गेम में क्या मात दे पाएंगे इंडिया? देखिए बहुत साफ है, अभी भाजपा के प्रवक्ता जी बोल रहे थे कि कांग्रेस और बीजेपी का दिल्ली में तालमेल रहा। ऐसा नहीं था। उस समय जो बीजेपी के नेता और प्रधानमंत्री थे वो राजधर्म का पालन करने वाले थे, अटल बिहारी वाजपेयी। जल्दी मैं जो समझते थे विपक्ष क्या होता है और सत्ता क्या होती है। नंबर गेम में क्या जीत पाएंगे इंडिया, क्या मात दे पाएगा इस बिल को? निश्चित तौर पर इंडिया, ये जो इन्होंने गेम प्लान करा है, जो लोकतंत्र को कुचलने की साजिश है, उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया जाएगा, 100% किया जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सर्विस बिल जो है, दिल्ली सर्विस बिल, वो लोकसभा में पेश हो गया है। हालांकि इस पर चर्चा बुधवार को होनी है। राज्यसभा में ये बिल पास होता है या नहीं, क्योंकि एड़ी चोटी का जोर जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से लगा दिया गया विपक्षी दलों को एक साथ लाने में और इस बिल के विरोध में समर्थन जुटाने में। देखने वाली बात यही रहेगी कि ये जो समर्थन जुटाने का दावा किया गया आम आदमी पार्टी की ओर से, ये कितना खरा उतरता है जब ये बिल राज्यसभा में पेश होता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।